अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट स्लैश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर है वो हमारा सीआरपीसी से रिलेटेड है, सीआरपीसी 1898। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नोट्स लेना चाह रहे हैं और या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और या फिर वो हमारे लेक्चर अटेंड करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। एक जी स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अच्छा, इसमें हम वही वाले चैप्टर्स कवर करेंगे जो पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जस्ट जो है वो स्पेसिफिकली ये जो लेक्चर है वो आपका इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ही है। सबसे पहले जिसमें आपने लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कवर करना है, जो कि पब्लिक नॉइसेंस से रिलेटेड है। बच्चों, नॉइसेंस क्या होती है? नॉइसेंस कहते हैं परेशानी को, यानी ऐसी कोई चीज जो कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। मिसाल के तौर पे किसी ने सड़क में जो है वो अपनी रेडी खड़ी की हुई है, पब्लिक नॉइसेंस है। किसी शख्स ने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, पब्लिक नॉइसेंस है। बहुत ज्यादा स्मेल आती है वहां से, पब्लिक नॉइसेंस है। तो इस तरह की कोई भी चीज जो है वो पब्लिक नॉइसेंस के अंदर आएगी। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 133 है। सेक्शन 133 किससे रिलेटेड है? कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइस। कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा? कंडीशनल ऑर्डर इशू करेगा। कंडीशनल ऑर्डर क्या होगा कि उसमें ये लिखा होगा कि अगर आपको कोई इसमें एतराज है तो आके जो है वो आप शो कॉज दें, यानी कि रीजन जो है वो बताएं। ठीक है, तो उसमें अगर वाला सीगा जो है वो इस्तेमाल हुआ होता है, इसलिए उसको कंडीशनल ऑर्डर कहा जाता है। ऑन द पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, या पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी है उसको, या फिर कोई और इंफॉर्मेशन उसके पास आई है और वहां पे पब्लिक नॉइसेंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने पहले भी एक मिसाल ली थी, उसी को हम लेके चलते हैं कि किसी शख्स ने एक फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री से बहुत ही जहरीला किस्म का धुआं निकलता है। अगर आप लोगों ने देखा हो ना, तो आमतौर पर शहरों के गिरदोनवा के अंदर आजकल फैक्ट्रियां लग रही हैं जिसमें वो टायर को जलाते हैं, उससे कार्बन हासिल होता है, उसमें टायर में जो तारें होती हैं वो हासिल होती हैं, उसके अलावा और गैस वगैरह हासिल होती है, काफी सारी चीजें निकलती हैं उसमें से। और लेकिन उसके साथ साथ जो उसका धुआं है वो इतना ज्यादा स्याह होता है कि वो उस एरिया की, एक पूरे शहर की आबो हवा खराब करने के लिए वो एक फैक्ट्री काफी है। तो इस तरह की अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो वो जारी बात है वो क्या है? इट विल बी अ सोर्स ऑफ पब्लिक नॉइसेंस। तो हम इसी फैक्ट्री की मिसाल को लेके आगे चलेंगे और इससे आपको ये चीजें समझाना, आपको अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो जाएंगे। पब्लिक नॉइसेंस है या अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, एक या तो नॉइसेंस है या फिर कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को। किसी ने कोई रास्ता बंद कर दिया, मिसाल के तौर पे सड़क थी, ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे आखिरी घर मेरा ही है, तो उसने सड़क बंद, रास्ता बंद करके यहाँ पे जो है वो कमरा बना लिया। ठीक है, यहाँ पे रूम बना लिया, सड़क का रास्ता बंद कर दिया। कई लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया उसने? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर ली। इसको अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एज ही डीम फिट। ठीक है, वो एविडेंस लेने के बाद वो क्या करेगा? उसका नोटिस लेगा। ठीक है, और एक कंडीशनल ऑर्डर इशू कर देगा। इसको उस पर्सन को, उस फैक्ट्री के मालिक को, या फिर जिसने वो रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया उसको। और उस ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या होगा, उसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। ठीक है, या तो वो ये कहेगा कि आप जो है वो इसको फौरी तौर पे यहाँ से हटाएं, नंबर वन। या फिर ये होगा कि आप आके मुझे इसकी रीजन बताएंगे, आपने ये क्यों जो है वो फैक्ट्री लगाई है या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्यों क्रिएट किया, नंबर टू। नंबर थ्री ये होगा कि या फिर आप हमें बताएं कि अगर आपको ये लगता है कि इस मामले को फर्दर इंक्वायर करने की जरूरत है तो हम कोई ज्यूरी बना देते हैं। ज्यूरी से मुराद ये है कि कोई कमेटी बना देते हैं और वो फिर इसको डिसाइड करे। तो इस तरह का जो है वो एक कंडीशनल ऑर्डर होता है, उसमें दो तीन ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। ऑर्डर में रिलेट टू नॉइसेंस अफेक्टिंग द पब्लिक वेज, रिवर्स, पब्लिक प्लेसेस और एक्टिविटीज हार्मफुल टू द पब्लिक हेल्थ एंड फिजिकल कंफर्ट इंक्लूडिंग डेंजरस ट्रेड्स, गुड्स और सब्सटेंस। कहता है वो जो ऑर्डर है ना वो नॉइसेंस से रिलेटेड होता है जिसके अंदर कोई इफेक्ट हो रहा है। तो पब्लिक वेज इफेक्ट हो रहा है। वेज मतलब रोड्स हैं, रिवर है, ये दरिया का पानी कोई गंदा कर रहा है, उसमें वेस्ट डाल रहा है, या कोई पब्लिक प्लेसेस को खराब कर रहा है, या कोई हार्मफुल एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मैंने आपको अभी फैक्ट्री बताई कि एक हार्मफुल एक्टिविटी है ना, इतना ज्यादा वो धुआं जो है वो छोड़ रही है फैक्ट्री टू द पब्लिक हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट, या फिर लोगों का जो फिजिकल कंफर्ट है वो खराब करी। यानी कि कोई ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जहां से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा शोर आता है, जिसकी वजह से लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है वो खराब हो रही है। इंक्लूडिंग डेंजरस ट्रेड्स, गुड्स और सब्सटेंसेस। डेंजरस ट्रेड्स कई ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे ये जो आतिशबाजी का काम कर रहे होते हैं इसको बड़ा डेंजरसली ट्रीट किया जाता है। जिन लोगों के पास इसके लाइसेंस भी होते हैं वो भी शहर के बाहर ये काम करते हैं, शहर के अंदर उन्हें काम करने की इजाजत नहीं होती। इट ऑल्सो कवर्स अनसेफ बिल्डिंग। अच्छा, इसमें अनसेफ बिल्डिंग भी है, कोई गिरने वाली बिल्डिंग है, कोई टेंट लगाया हुआ है किसने, कोई और स्ट्रक्चर है, ट्री है, डेंजरस एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन से मुराद ये कि खुदाई की है किसी ने, ठीक है, टैंक वगैरह या वेल वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, बाज का ऐसा होता है बिल्डिंग बनाने के लिए जो है वो खुदाई करते हैं और उससे साथ वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं,
तो इस तरह भी हो जाता है। एंड डेंजरस एनिमल्स लाइकली टू कॉज इंजरी टू द पब्लिक, और इसमें डेंजरस एनिमल्स भी आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने घरों में टाइगर रखे होते हैं, ठीक है, वो शौक शौक में रख लेते हैं, और बाज़ का ऐसा होता है कि वो टाइगर जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी यार जारी बात है, ये भी एक ऑफेंस है। द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द कंसर्न्ड पर्सन टू रिमूव, स्टॉप, रिपेयर, रेगुलेट, फेंस, सपोर्ट और डिस्ट्रॉय द नॉइसेंस थिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। मैजिस्ट्रेट जो है, अच्छा अब इसमें मैजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है? पहली बात तो यह है कि वो इसको कहेगा कि वो इसको डायरेक्ट करेगा द कंसर्न पर्सन टू रिमूव, कि वो जो है उसने अगर दीवार शिवार बनाई हुई है तो उसको रिमूव करे, फैक्ट्री लगाई है उसको खत्म करे, स्टॉप करे, काम अपना रोके, या उसको अगर रिपेयर कराने की जरूरत है, अगर उसमें से ज्यादा धुआं निकल रहा है उसको रिपेयर करा रहे, उसको रेगुलेट करे, ठीक है, उसको फेंस लगा ले, ठीक है, सपोर्ट अगर उसकी किसी भी जरूरत है तो वो उसको प्रोवाइड करे, और डिस्ट्रॉय द नॉइसेंस, या किसी भी तरह से उस नॉइसेंस को डिस्ट्रॉय करे, वो जो परेशानी का सबब है, थिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। और ये साथ में टाइम भी दिया जाएगा कि जी विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज जो है वो इसको खत्म करें। वो काम की नौयत के हिसाब से होगा कि इतने दिन के अंदर अंदर इस काम को खत्म करें। ऑल्टरनेटिवली द पर्सन मे रिक्वायर टू अपीयर बिफोर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट टू सीक सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। दूसरा ये है कि वो आए और आके रीजन बताए, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने आया और कॉज शो करे, ठीक है, और ये बताए कि क्यों उसने ये नॉइसेंस क्रिएट की हुई है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। ये दूसरा हो गया ऑप्शन। ये पहला क्या था कि कंसर्न पर्सन को कहेगा कि उसको रिमूव कर लिया जाए। दूसरा ये है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने आए और उसके सामने अपीयर होके वो क्या कहे कि उससे रिक्वेस्ट करे, और पहले तो उसको वो रीजन बताएगा कि उसने वो फैक्ट्री लगाई है तो क्यों लगाई है। वो कहेगा कि ये फैक्ट्री जो है ये मैंने गवर्नमेंट से इजाजत लेके लगाई है, मेरे पास इसका लाइसेंस मौजूद है, ठीक है, और ये इसके बाद वो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इजाजतनामा दिखाएगा, और ये भी बताएगा कि इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई जो है वो जो धुआं है वो सेफ उसके अंदर रेंज के अंदर है, इतना ज्यादा नहीं है कि लोगों की सेहत को नुकसान दे। या वो ये बताएगा कि जी मैंने धुएं की जो चिमनियां हैं वो इतनी ऊंची करके लगाई हुई हैं कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और वो धुआं जो है वो लोगों की को मुतासिर नहीं कर रहा। यानी वो किसी भी तरह से क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि वो ऑर्डर को अपने सेट असाइड कर दे। सेट असाइड का मतलब ये होता है कि ऑर्डर को बिल्कुल ही जो है वो खत्म कर दे, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दे, ठीक है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, सच एन ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी सिविल कोर्ट, ठीक है, इस तरह का जो ऑर्डर है वो उसको किसी सिविल कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि वो सिविल कोर्ट में जाए और जाके चैलेंज कर दे कि ये जी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने मुझे जो ऑर्डर भेजा है मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। इंक्लूड द स्टेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस इंक्लूड स्टेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्लेस में क्या है जी, स्टेट की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोड्स वगैरह होती हैं, जैसे यहाँ पार्क होते हैं, कैंपिंग ग्राउंड है, सैनिटरी, रिक्रिएशनल, ओपन ग्राउंड है, ये सारे के सारे क्या है, ये पब्लिक प्लेस के अंदर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो इस पहले सेक्शन की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 134 है हमारे पास, सेकंड, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अच्छा, अब नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ये जो नोटिफिकेशन है उसकी सर्विस कैसे होगी, यानी वो कैसे पहुंचाया जाएगा उस शख्स तक जिसने फैक्ट्री लगाई हुई है या जिसने लोगों का रास्ता बंद किया हुआ है, वहां तक नोटिस कैसे पहुंचेगा। द ऑर्डर शुड बी पर्सनली डिलीवर्ड टू द कंसर्न पर्सन जस्ट लाइक अ कोर्ट समन इफ पॉसिबल। तो बच्चों क्या किया जाएगा, ऑर्डर को पर्सनली उसी तरह से डिलीवर किया जाएगा जैसे कोर्ट का समन डिलीवर किया जाता है, और कोशिश की जाएगी उस शख्स तक पहुंच जाए। इफ पर्सनली डिलीवर्ड, इफ पर्सनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, अगर पर्सनली डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है, द ऑर्डर विल बी अनाउंस्ड पब्लिकली, ठीक है, लोग अगर ज्यादा हैं एक से तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा उस एरिया के अंदर। द पब्लिक अनाउंसमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो किस तरह से की जाएगी, उसके लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने रूल्स बनाए हुए हैं कि आपने अगर पब्लिक प्रोक्लेमेशन करनी है, इसको प्रोक्लेम कहा जाता है, प्रोक्लेमेशन, ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने रेवेन्यू लॉज में ये पढ़ा था, प्रोक्लेमेशन किस तरह से करनी है, उसके रेवेन्यू के लॉज के अंदर भी जो है उसका सारा तरीकाकार मौजूद है। उसके बाद है कॉपी ऑफ द ऑर्डर विल बी डिस्प्लेड एट ए सुटेबल प्लेस सो द कंसर्न पर्सन कैन नो अबाउट इट। और जो ऑर्डर है उसकी कॉपी ऐसी जगह पे भी लगा दी जाती है, यानी अगर फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री बंद करके बंदा भाग भी गया तो फैक्ट्री के गेट पे लगा दिया जाएगा उसको, और उस नोटिस के अंदर जो है वो सारी डिटेल लिखी होगी कि वो बंदा पढ़ ले और उसके ऊपर अमल दरामद करे। ले जी, अब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर की डिलीवरी भी हो गई, यानी कि वो जाके उसको पर्सनली रिसीव करवा दिया या उसकी फैक्ट्री के गेट पे भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, पर्सन टू होम ऑर्डर और एड्रेस टू ओबे और शो कॉज और क्लेम ड्यूटी। जिस बंदे को ऑर्डर है अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, अब देखेंगे। द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर इज इशूड हैज टू ऑप्शंस। उसके पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी दो ऑप्शंस हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़े थे। ही में कैरी आउट रिक्वायर्ड एक्ट विद इन द टाइम एंड मैनर मेंशन इन द ऑर्डर। या तो वो ये करेगा जैसे पहले ऊपर पॉइंट नंबर 1 हमने एक बनाया था, उसमें ये कहा था कि उस नॉइसेंस की जो रीजन है उसको रिमूव कर दिया जाए, यानी कि वो फैक्ट्री बंद कर दे या उसने दीवार अगर बना के लोगों का रास्ता रोका हुआ है
तो वो दीवार को खत्म कर दे, या फिर वो क्या करे, अल्टरनेटिवली ही में अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट एज डायरेक्टेड। दूसरा तरीका क्या है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए और उसको जाके बताए कि जी मैंने क्यों जो है वो ये फैक्ट्री बनाई हुई है, मैंने क्यों ये दीवार बनाई हुई है, जनाब ये मेरी ही जगह है, उसी के अंदर ये दीवार बनी हुई है, तो मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका, ठीक है, मैं पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट नहीं कर रहा। ही कैन गिव रीजंस, शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, जब वो वहां पेश होगा, जारी बात है वो रीजन बताएगा कि अपनी यानी कि शो कॉज जो है वो शो करेगा। ही में आल्सो रिक्वेस्ट, अच्छा वो पेश होने के बाद एक और काम भी कर सकता है, वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास टू अपॉइंट अ ज्यूरी टू डिसाइड वेदर द ऑर्डर इज रीजनेबल एंड प्रॉपर। वो कहेगा जी आप देखें मेरी बात सुने, मैं जो आपको कह रहा हूँ अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप एक कमेटी बना दें, ठीक है। ये जुडिशियल कमेटी होती है एक तरह की, उसको ज्यूरी कहते हैं। वो कहेगा जी आप ऐसे करेंगे, आप एक जुडिशियल कमेटी एक ज्यूरी बना दें, वो मेरे साथ जाएं, जाके फैसला कर लेंगे जी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वो जैसा भी फैसला करेंगे मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूंगा, मेरे लिए जो है वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अगर वो कुछ भी नहीं करता, जाता ही नहीं है, नोटिस लेके साइड पे रख देता है, कहता है ठीक है देखी जाएगी बाद में। मसलन इफ द पर्सन डज नॉट ओबे द ऑर्डर, एक तो वो ऑर्डर ओबे नहीं करता, यानी उसको कहा गया था दीवार जो है वो गिरा दो अगर है, या फिर फैक्ट्री है तो उसको बंद कर दो, वो उसने ओबे नहीं किया। एंड डज नॉट अपीयर, वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश भी नहीं हुआ। डज नॉट अपीयर का मतलब क्या है, पेश होना, वो पेश भी नहीं हुआ, पेश नहीं हुआ। और उसने क्या किया जी, एंड डज नॉट गिव रीजन शो कॉज, उसने शो कॉज भी जो है वो नहीं शो किया, यानी कि किसी के जरिए भी उसने ये नहीं बताया, लेटर का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा कि मैं किस लिए जो है वो यहाँ पे ये कारोबार चला रहा हूँ। एंड डज नॉट आस्क फॉर द ज्यूरी अंडर सेक्शन 135, और सेक्शन 135 में हमने जिस ज्यूरी की बात की थी उसके लिए भी उसने रिक्वेस्ट नहीं की, उसका था जी मुझे ज्यूरी श्यूरी की जरूरत नहीं है। एंड देन बिकम्स लाइबल टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 188 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो पाकिस्तान पीनल कोड के जो ताजीरात पाकिस्तान है उसके सेक्शन 188 के तहत जो है उसको सजा दी जाएगी। एंड द कंडीशनल ऑर्डर ऑटोमेटिकली बिकम्स फाइनल। और अब जो ये जो कंडीशनल ऑर्डर है ये क्या बन जाएगा, इसको फाइनल ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। इससे पहले ये फाइनल नहीं था बल्कि ये कंडीशनल ऑर्डर था, ठीक है। कि अगर जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये समझेगा कि इसके ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड करने की जरूरत है या इस ऑर्डर को जो है मॉडिफाई करने की जरूरत है तो वो कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब उस शख्स वो आया ही नहीं है, ना उसने ज्यूरी की रिक्वेस्ट की है, ठीक है, ना उसने आगे शो कॉज पेश किया है, ना उसने जो है वो फैक्ट्री बंद की है, ना उसने दीवार गिराई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर इस जो फैसला है उसी को फाइनल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद 137 प्रोसीजर वेयर ही अपेयर्स टू शो कॉज। अगर वो शो कॉज वो अपियर हो जाता है और जाके रीजन बताता है कि क्यों उसने ये फैक्ट्री लगाई हुई है, इफ द पर्सन कंसर्न अपियर एंड रेजेस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर, the magistrate must record evidence in the cause according to the procedure of chapter 10। अगर वो शख्स जो है ना वो मजिस्ट्रेट के सामने चला जाता है और उसे कहता है कि हुजूर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि मेरे पास इसका लाइसेंस मौजूद है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट मुझे रेगुलरली चेक कर रही है, हर 3 महीने के बाद या हर महीने में एक बार विजिट होता है, और इन्वायरमेंट वाले जो है वो सेटिस्फाई हैं, मैंने चिमनियां बहुत ऊंची बनाई हुई हैं, मैंने जिग जैग सिस्टम लगाया हुआ है, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से ये धुआं आवाम के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो आप मेहरबानी करें। अच्छा ये चैप्टर 20 क्या था, चैप्टर 20 इज अबाउट ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो केसेस का ट्रायल करता है उससे रिलेटेड है। उसके बाद देखें जी, द मजिस्ट्रेट केयरफुली एग्जामिन्स द एविडेंस एंड द रीजन गिवन अगेंस्ट द ऑर्डर। मजिस्ट्रेट जो है ना उसके जो एविडेंस है और जो रीजन वगैरह उसने दिए हैं उसको वो केयरफुली एग्जामिन करेगा। द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट द ऑर्डर इज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर, द केस इज ड्रॉप्ड एंड नो फर्दर एक्शन इज टेकन। अगर अगर मजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ भाई वाकई इस शख्स ने जो है वो अप्रूवल ली हुई है, इसको गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, इसके अलावा इसने क्या किया हुआ है, इसने जो है जिगजैग सिस्टम लगाया हुआ है, चिमनियां ऊंची ऊंची लगाई हुई हैं, और इन्वायरमेंट वालों ने भी अपनी सेटिस्फेक्शन लेटर जो है उसको दिया हुआ है कि जी जितना धुआं ये एमिट कर रहा है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो अनसेफ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इसको इजाजत मिल जाएगी, इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन बट ऑन द अदर साइड देखें, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता विद द ऑब्जेक्शंस रेज्ड एंड द ऑर्डर इज कंफर्म्ड, जो अगर ऑब्जेक्शन जो रेज किए गए हैं वो देखता है कि ये बंदा जो है मुझे मुतमिन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो कहता है जी मैंने लाइसेंस लिया हुआ है तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, या वो ये कहता है कि ये देखें जी ये तो बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं तो मुझे भी करने की इजाजत है, इस तरह की जो है वो लेम किस्म की बातें बता रहा है, तो यकीनन जो है वो मजिस्ट्रेट इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। वंस कंफर्म्ड द ऑर्डर बिकम्स फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है, अगर फिर ये अगर डिसीजन कंफर्म हो जाता है फिर क्या होगा,
ऑर्डर जो है वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा और ये बाइंडिंग भी होगा। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि इसको कंप्लाई करना जरूरी है, अदरवाइज इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था जी आर्टिकल 137। अच्छा, हमने एक ज्यूरी का जिक्र किया था। वो कहते हैं कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने वो शख्स पेश होता है ना जिसकी फैक्ट्री है, तो वो ये भी कह सकता है, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो कहता है अच्छा सर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, आप ऐसे करें कि आप एक कमेटी बना दें, आप एक ज्यूरी बना दें। तो वो ज्यूरी जो है उसका भी तरीकाकार है कि वो कैसे बनेगी, तो वो कैसे बनाई जाएगी ये उससे रिलेटेड है। व्हेन द मजिस्ट्रेट रिसीव्स an application under section 135 for appointing a jury। section 135 के तहत अगर वो ज्यूरी अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन ले लेता है, he must act immediately। तो इमीडिएटली जो है वो क्या करेगा? the magistrate appoints a jury with an odd number। ज्यूरी क्या होगी? ऑड नंबर में होगी, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से, ताकि ऐसा ना हो कि आधे एक तरफ और आधे एक तरफ और जब और कोई फैसला ही ना हो। तो द फोरमैन एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग मैम, ठीक है, एक तो फोरमैन, मिसाल के तौर पे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं ना अगर उसमें, तो एक फोरमैन होगा, 4 जो है वो मेंबर होंगे, ठीक है, 4 मेंबर्स। तो वो क्या करेगा? वो जो फोरमैन है वो और 2 मेंबर्स और ये जो है ये मजिस्ट्रेट बताएगा, बाकी ये जो 2 हैं ये फैक्ट्री वाला बताएगा, ठीक है। जो ये वाला जो है कौन? फैक्ट्री वाला बताएगा कि ये मेंबर होंगे इसके मेरी तरफ से, और 3 मेंबर जो है वो इसकी तरफ से होंगे। इसी तरह से अगर 7 होंगे तो एक फोरमैन और बाकी आधे मेंबर जो है वो किसकी तरफ से होंगे? हमेशा मजिस्ट्रेट का एक मेंबर जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि वो फोरमैन है या इस कमेटी का जो लीड कर रहा है, प्रेसिडेंट है, वो मजिस्ट्रेट की तरफ से आएगा। द अदर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी आर नॉमिनेटेड बाय द एप्लीकेंट। बाकी जो हैं वो एप्लीकेंट करेगा, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये जो 3 लोग हैं 5 में से ये मैजिस्ट्रेट ने कर दिए, तो ये जो रिमेनिंग 2 हैं ये कौन करेगा? ये एप्लीकेंट करेगा। द मैजिस्ट्रेट समन्स द फोरमैन एंड ज्यूरी मेंबर अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। वो इनको समन करेगा और कहेगा कि इस दिन इतने बजे आप आ जाएं, तशरीफ ले आएं, और अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है वो भी ले आएं, ठीक है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आके मुझे बताएं। ही आल्सो फिक्सेस टाइम लिमिट फॉर द ज्यूरी टू गिव हिज वर्डिक्ट। इस तरह से मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, लाजमी नहीं है पहली मीटिंग के अंदर ही वो अपना वर्डिक्ट या अपना फैसला दे दें, बल्कि मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं। अब ये लेटर के अंदर ये बताएगा कि ये जो ज्यूरी है ये कितने दिन में फैसला करेगी। तो वो उसमें लिखा होता है कि नॉट लेटर देन 10 डेज, नॉट लेटर देन 15 डेज। तो 15 दिन में फैसला होना है, 10 दिन में फैसला होना है, या 1 महीने में फैसला होना है, विच में भी एक्सटेंड फॉर द गुड कॉज। और अगर कोई रीजनेबल कॉज मौजूद है, ठीक है, तो वो ज्यूरी का ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बट इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 139, प्रोसीजर वेयर ज्यूरी फाइंड्स मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। मिसाल के तौर पे अगर ज्यूरी बन गई और उसने देखा कि मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल ठीक दिया था, इस शख्स की ये जो फैक्ट्री है ना ये लोगों के लिए यहाँ पे आलूदगी का बाइस बन रही है, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है और इसकी वजह से लोगों की सेहत बर्बाद हो रही है, तो इसको बंद होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? द ज्यूरी और द मेजॉरिटी ऑफ ज्यूरर गिव इट्स फाइंडिंग ऑन द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। अगर जो है वो कहता है कि वो वही वाली फाइंडिंग दें जो कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया था ना कि यहाँ से आप उठाएं इसको और ले जाएं खत्म करने से। इफ दे डिसाइडेड दैट द ऑर्डर इज रीजनेबल एंड प्रॉपर एज ओरिजिनली मेड, द मैजिस्ट्रेट कंफर्म्स इट। अगर वो कहते हैं और वो रिटर्न में दे देते हैं ना अपना वर्डिक्ट कि जी आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया, तो हम सारे इसको वेट करते हैं, ठीक है, रेकमेंड करते हैं, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसी फैसले को कंफर्म कर देगा। पहले वो कंडीशनल ऑर्डर था, अब वो कंफर्म हो गया। अब उसका मतलब ये है कि अगर वो ऑर्डर कर देता है कि आपने फैक्ट्री खत्म करनी है तो करनी ही पड़ेगी। इफ द ज्यूरी सजेस्ट अ मॉडिफिकेशन एंड द मैजिस्ट्रेट एग्रीज टू इट। बाज़ का ऐसा भी होता है कि ज्यूरी कहती है कि थोड़ी सी ना फैसले में मॉडिफिकेशन कर ले। मिसाल के तौर पे कि आपने उसे कहा है कि ये जो फैक्ट्री है इसको खत्म करें, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक और भी तरीकाकार है, एक और प्लांट मौजूद है, अगर वो इसमें सिर्फ इंस्टॉल कर लिया जाए, वो छोटी सी डिवाइस है, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो कमी आ सकती है पोल्यूशन के अंदर। तो वो जज ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकता है कि वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे कि ठीक है जी आप फलां चीज इसमें इंस्टॉल कर लें। इन सच केसेस द ऑर्डर बिकम्स फाइनल। ऐसे केसेस में क्या होता है? ऑर्डर फिर फाइनल हो जाता है। अब ये जो ऑर्डर है ये एब्सोल्यूट नहीं रहता, बल्कि एब्सोल्यूट हो जाता है, बल्कि कंडीशनल नहीं रहता। सही है, तो ये फुल एंड फाइनल हो जाता है, इसके बाद इसमें तब्दीली नहीं होती। इफ द ज्यूरी डज नॉट फाइंड the order reasonable and proper, no further proceeding are taken under this chapter। अगर ज्यूरी ये देखती है कि जो
ऑर्डर दिया गया है वो इंतहाई गलत दिया गया। वो शख्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, पोल्यूशन भी नहीं फैला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे किसी ने कोई शरारत किया और उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया या कोई और मामला है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी और मामला जो है वो इधर ही खत्म हो जाएगा। 139A की बात करते हैं, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। ठीक है, अगर किसी जगह पे पब्लिक राइट को डिनाई किया गया, जैसे वो मैंने आपको मिसाल दी थी कि लोग ऐसे करते हैं कि रास्ता बंद करके वहां पे दीवार बना लेते हैं, अपना घर जो है वो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कमरा शमरा डाल लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अगर कोई पब्लिक राइट ही किसी ने डिनाइड कर दिया, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 यानी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द नॉइसेंस इज मेड टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, वो कोई ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, किस चीज के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए, यानी रुकावट खत्म करने के लिए, नॉइसेंस यानी परेशानी जो लोगों को हो रही है उसको खत्म करने के लिए, डेंजर टू द पब्लिक यानी लोगों को कोई खतरा है उससे, उससे बचाने के लिए, रिवर चैनल है या प्लेस है, द मजिस्ट्रेट मस्ट क्वेश्चन द पर्सन कंसर्न्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट। तो वो पूछेगा कि क्या यहाँ पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जैसे वो मैंने मिसाल दी थी कि उसने गली बंद करके जो है वो वहां पे गली के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, अपना घर जो है उसको एक्सटेंड कर लिया। तो पहला जो सवाल है वो मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि ये बताएं कि यहाँ पे क्या राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस पर्पज के लिए वो रेवेन्यू से या बाकी लोगों से भी जो है वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी राय ले सकता है। उसके बाद है इफ द पर्सन डिनाइज द पब्लिक राइट, अगर वो कहता है कि नहीं जी यहाँ पब्लिक का राइट कोई नहीं है, द मजिस्ट्रेट मस्ट फर्स्ट इंक्वायर इनटू द क्लेम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको चेक करवा लेगा, वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भेज देगा, ठीक है, एसी के पास भेज देगा, एडीसीआर के पास भेज देगा या किसी भी और कंसर्न जो तहसीलदार वगैरह उसके पास भेज देगा और उसे कहेगा कि आप मुझे चेक करके बताएं कि यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट अवेलेबल है, प्रिवेल कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स रिलायबल एविडेंस सपोर्टिंग डिनायल ही मस्ट स्टे द प्रोसीडिंग अंटिल अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट डिसीजन इशूड। अब इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसको वाकई लगता है पता कि ये जो जगह थी जहां इसने दीवार बनाई है तो इसकी अपनी दीवार जगह है, तो उसके पास जो है यानी उसका जो डिनायल था उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास जो है वो फैक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, ही मस्ट स्टे द प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग को रोक देगा। वो कहेगा, ये नहीं कह देगा कि फौरी जाके इसकी दीवार गिरा दें बाद में देखा जाएगा, वो प्रोसीडिंग को स्टे करेगा अंटिल अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट डिसाइड्स द इशू। और वो इनको कहेगा कि जाएं जी जाके सिविल कोर्ट में चले जाएं और इसका फैसला लेके आए कि ये जगह, दीवार वाली जगह जो आपने बनाई है वो आपकी है या नहीं है। तो वो फैसला ले आएगा और उसकी बेस पे मामला आगे चलेगा। इफ नो रिलायबल एविडेंस इज फाउंड, अगर उसको कोई फैसला नहीं मिलता, द मजिस्ट्रेट प्रोसीड अंडर सेक्शन 137 और 138 एज एप्लीकेबल। तो 137 या 138 के मुताबिक वो फैसला कर देगा। इफ द पर्सन फेल्स टू डिनाई द पब्लिक राइट व्हेन क्वेश्चन, अगर वो शख्स ये कहे कि पब्लिक राइट तो है लेकिन हमने वैसे ही इतने अरसे से बनाई हुई है, किसी ने आके हमसे पूछा नहीं है, और डिनाइज इट बट फेल्स टू प्रूव इट, ही कैन नॉट रेज दिस डिनाइल अगेंस्ट अगेन लेटर। अगर कोई शख्स जो है ये साबित ना कर सके कि यहाँ पर पब्लिक राइट मौजूद नहीं है, ठीक है, वो अगर ये साबित नहीं कर सका कि ये जो है ये पब्लिक प्लेस की सड़क थी जिसकी जगह पे उसने दीवार की हुई है, और डिनाइज इट बट फेल्स टू प्रूव इट, डिनाई कर दे लेकिन प्रूव ना कर सके, ही कैन नॉट रेज द डिनाइल अगेन लेटर, फिर वो दोबारा जो है वो कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाके ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मैं इसको नहीं मानता, ये मेरी जगह ही है। तो अगर उसने डिनाई किया तो फिर उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। इन सच केस नो ज्यूरी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 138 कैन इंक्वायर। अब देखें यहाँ पे उसने जो पब्लिक राइट का जो क्लेम है उसी को यहाँ पे उसने डिनाई कर दिया। अब यहाँ पे ज्यूरी का कोई रोल नहीं है। अब वो क्या होगा, अब वो सिविल कोर्ट के पास मामला जाएगा या रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जाएगा, वो फैसला करेंगे, ठीक है। इन सच केसेस नो ज्यूरी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 138 कैन इंक्वायर इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट, ठीक है। तो ज्यूरी फिर फैसला नहीं करेगी क्योंकि उसने तो राइट ही डिनाई कर दिया ना, उसने कहा कि ये पब्लिक की जगह नहीं है, तो फिर ये ज्यूरी फैसला नहीं कर सकती है। बल्कि कौन फैसला करेगा, फिर ये जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट की आ जाती है या फिर जो है ये रेवेन्यू अफसरान जो है जो जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उसके मुताबिक फैसला करेंगे। उसके बाद सेक्शन 140 की बात करते हैं, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट ऑर्डर की बात हो रही है। व्हेन द ऑर्डर इज मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136, 137 और 139, द मजिस्ट्रेट मस्ट नोटिफाई द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर वाज मेड। तो फिर ये जो मजिस्ट्रेट है ये क्लियरली उस बंदे का नाम लिखेगा जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया जा रहा है। द नोटिस स्पेसिफाइज द टाइम विद इन विच द पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द ऑर्डर एंड वार्न्स दैट द डिसोबीडियंस में लीड टू द पेनल्टी अंडर सेक्शन 188 ऑफ पीपीसी। अब पहले जो ऑर्डर दिया था वो कंडीशनल ऑर्डर था, अब ये एब्सोल्यूट ऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि वो उसको ऑर्डर देगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अपनी दीवार गिरा दो, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट ऑर्डर है। अब उसमें ये नहीं कहेगा कि अच्छा अगर आपको कोई मसला है
तो आप आए आके जो है वो यहाँ पर पेश हों या शो कॉज करें, कुछ भी ऐसा नहीं। इफ द पर्सन फेल्स टू परफॉर्म द एक्ट विद इन द फिक्स्ड टाइम द मजिस्ट्रेट कैन कॉज द एक्ट टू बी, अगर पर्सन जो है वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर काम नहीं करता तो मजिस्ट्रेट खुद भी ऑर्डर दे के करवा सकता है, ठीक है। जैसे पीरा बनाई गई है या और इदारे हैं उनके जरिए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसीडीसी के जरिए भी इस काम को करवाया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द एक्ट कैन बी रिकवर्ड बाय, अब उस काम को जो है वो अब मिसाल के तौर पे दीवार काफी बड़ी थी, उसको गिराया गया, उस पे लेबर भी लगी, ठीक है, मजदूर वगैरह लगाया गया, अब उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? सेलिंग एनी बिल्डिंग गुड्स और प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर और डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इवन आउटसाइड द मजिस्ट्रेट्स जुरिसडिक्शन विद प्रॉपर ऑथराइजेशन, या तो फिर बिल्डिंग को सेल करेंगे या गुड्स को सेल करेंगे या वो जो ईंटें वगैरह उनको सेल करेंगे जो रिमूव की हैं, या डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इवन आउटसाइड द मजिस्ट्रेट, या फिर उस शख्स की अगर कोई और प्रॉपर्टी है इवन आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है तो भी उसको सेल करके पैसे पूरे गवर्नमेंट के किए जा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को जो है वो किसी किस्म का घाटा नहीं होना चाहिए। 140 हो गया। इसके बाद आखिरी जो इसमें पॉइंट है सेक्शन 140 के अंदर, एक्शंस टेकन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज इन लॉ सूट, कि अगर मजिस्ट्रेट ने किसी शख्स की जो दीवार है वो गिरा दिया तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर करवा दे, ठीक है, या वहां से जो है रिट पिटीशन फाइल कर दे या कुछ उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर दे, तो ऐसा लॉ सूट जो है वो फाइल नहीं हो सकता। 141 सेक्शन है हमारे पास, प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट ज्यूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट, अगर अगर जो है वो मजिस्ट्रेट ज्यूरी ही नहीं बनाता या फिर जो ज्यूरी बन जाती है वो अपना वर्डिक्ट नहीं देती यानी अपना फैसला नहीं देती, तो क्या होगा? इफ द एप्लीकेंट प्रिवेंट्स द ज्यूरी फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड, अगर एप्लीकेंट जो है वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा ज्यूरी बनाने के लिए, क्योंकि जारी बात है, मैंने आपको बताया था ना, ज्यूरी में अगर 5 लोग हैं तो 2 एप्लीकेंट ने देने हैं, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो किसने देने हैं? वो मजिस्ट्रेट ने देने हैं, तो वो अपने वाले 2 बंदे नहीं दे रहा, ज्यूरी बन ही नहीं रही। वेदर बाय निगलेक्ट और अदरवाइज द मजिस्ट्रेट में टेक एक्शन, अगर जो है वो ज्यूरी नहीं बना रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो चाहे वो उसकी निगलेक्ट है या कोई और रीजन है, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो एक्शन लेगा तो वो फैसला कर देगा। इफ द अपॉइंटेड ज्यूरी रिटर्न फेल्स टू रिटर्न देयर वर्डिक्ट विद इन द फिक्स्ड टाइम, और दूसरी सिचुएशन ये है कि ज्यूरी तो बन गई लेकिन वो अपना फैसला ही नहीं दे रही, उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट को ये फैसला करके बताना है, लेकिन उसने फैसला ही कोई नहीं किया, और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर उसके बाद ये हुआ 15 दिन और ले लिया फिर भी फैसला नहीं किया, द मजिस्ट्रेट कैन एक्ट, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो अपना एक्शन लेगा, उसके ऊपर फैसला कर सकता है। इन सच केसेस द मजिस्ट्रेट में पास एनी ऑर्डर ही कंसीडर्स अप्रोप्रिएट, इस केस के अंदर जो है मजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है जो कि उसको मुनासिब लगे। द ऑर्डर पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140, तो जो भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उसको सेक्शन 140 के तहत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। इफ द मजिस्ट्रेट इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 फाइंड्स इमिनेंट डेंजर और सीरियस पब्लिक इंजरी ही कैन एक्ट इमीडिएटली, उसने देखा कि मिसाल के तौर पर हम एक और मिसाल ले लेते हैं, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बॉयलर है और उसके बारे में मजिस्ट्रेट को ये पता लगा है कि ये जो बॉयलर है इसकी हालत बहुत खराब है और ये किसी भी वक्त फट सकता है। जब ये बॉयलर फटता है ना तो इसमें सैकड़ों लोग जो है वो इसकी जद में आ जाते हैं, ठीक है, या बीसियों लोग तो आते ही आते हैं ना, तो वो क्या करेगा? फौरी तौर पे जो है वो इस काम को रुकवा सकता है। अगर उसमें की नेचर ऐसी है कि कोई डेंजर है, कोई सीरियस पब्लिक इंजरी हो सकती है, तो फौरी तौर पे उसको रिकवा देगा। द मजिस्ट्रेट में इशू इंजंक्शन, इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर होता है, किसी चीज को इमीडिएटली जब स्टॉप करवाना होता है तो फिर कोर्ट क्या इशू करती है? इंजंक्शन इशू करती है। ये ज़हन में रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, ये वाली इंजंक्शन, किसी चीज को इमीडिएटली स्टॉप करना। टू द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर इज मेड टू प्रिवेंट द डेंजर इवन इफ द ज्यूरी इज टू बी और हैज बीन अपॉइंटेड, अगर ज्यूरी बनी भी हुई है तो भी वो काम रोक देगा, ज्यूरी का फैसला बाद में दे होता रहेगा, लेकिन वो कहेगा कि अगर ये बॉयलर फट गया तो जारी बात है इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं। इफ द पर्सन फेल्स टू ओबे द इंजंक्शन इमीडिएटली, अगर उस शख्स को जो है वो इंजंक्शन दी गई कि आप ये जो बॉयलर है या ये जो फैक्ट्री है फौरी बंद करें और इसको ठीक करें, नया बॉयलर लगाएं इसकी जगह पे, उसकी मेंटेनेंस चेक करवाएं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट लें, उस बॉयलर के लिए जो है वो आप एक यहाँ पे बॉयलर टेक्नीशियन रखें, ये सारे काम करें, उसके बाद आप इसको चलाएं, द मजिस्ट्रेट कैन टेक एक्शन, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं करता, फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मजिस्ट्रेट can take action himself or use any means he considers necessary to prevent the danger or injury, तो वो या तो खुद कोई एक्शन लेगा या फिर कोई और जो भी उसका
सोल्यूशन है वो फाइंड करेगा, या वो रेफर कर देगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वालों को कि वो उसको जाके सील कर दें, किसी ना किसी तरह से उनको जो है वो रोकेगा जरूर, या खुद रोके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एक्शंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द लॉ। कहता है अगर मजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन के अंदर कोई भी जो है वो काम किया है, उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी केस के जरिए। उसके बाद है जी, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटिशन और कंटिन्यूस ऑफ द पब्लिक नॉइस। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर एनी पर्सन टू स्टॉप रिपीटिंग और कंटिन्यूइंग द पब्लिक नॉइस। एक दफा रोक दिया उसको, वो रुक गया, ठीक है। उसने यानी कि वो क्या किया कि वो जो फैक्ट्री है वो आर्जी तौर पे बंद कर दी है, उसमें कोई जो है वो उसने टायर जलाने बंद कर दिए, बाद में उसने क्या दोबारा काम शुरू कर लिया। द नॉइसेंस कैन आइदर बी डिफाइंड अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड और अंडर एनी स्पेशल लॉ और सोशल और लोकल लॉ। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर अगर उसको नॉइसेंस कहा गया है ना, तो उसके ऊपर ये जो नॉइसेंस वाली जो शिकें हैं वो लाजमी लागू होंगी, ठीक है। तो ये था जी हमारा सेक्शन 143। तो बच्चों सेक्शन 143 कंप्लीट करने के साथ ही जो है वो हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाता है, जो कि पब्लिक नॉइसेंस से रिलेटेड था। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो क्या है, ये अभी देखते हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 13, यह प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव होता है रोकथाम करना, यानी किसी चीज को होने से पहले ही रोक लेना, इसे क्या कहते हैं, इसको प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है, रोकथाम वाला काम कहा जाता है। पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। बच्चों यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को समझने की जरूरत है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, ये पहले मैं आपको कॉग्निजेबल के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों ये ऐसे होते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं काबिले दस्त अंदाजी पुलिस, यानी पुलिस डायरेक्टली जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मिसाल के तौर, अगर कोई शख्स जो है वो किसी बच्चे को अगवा करके लेके जा रहा है, किसी को कत्ल कर रहा है, किसी को मार रहा है, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी पे तेजाब फेंक रहा है, तो ये कौन से हैं, ये काबिले दस्त अंदाजी हैं। इसमें जो है वो ये जरूरत नहीं है पुलिस को कि कोई शख्स आए और आके इनको बताए, ठीक है, FIR लॉन्च करे। पुलिस खुद भी जो है वो इस तरह के जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उनके ऊपर एक्शन लेके उसको रोक सकती है। एक और चीज होती है, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल, इसको नाकाबिले दस्तंदाजी कहा जाता है, नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस। अच्छा, ये छोटी माइनर नौयत के जो है वो जराइम होते हैं। मिसाल के तौर पे दो भाई हैं, उनके दरमियान लेन देन का तनाज़ा है, ठीक है, एक ने पैसे दिए थे, दूसरे ने उसको चेक दे दिया अपना कि ये जब ये इस पे पैसे दे दोगे तो मसला हल हो जाएगा। तो वो शख्स जो है वो फिर इस तरह के जो केसेस हैं, जब तक वो शख्स जो है वो जाएगा नहीं, जाके पुलिस में FIR दर्ज नहीं करेगा, पुलिस जो है बगैर वारंट के इसको ना तो गिरफ्तार करेगी, ठीक है, और ना ही इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस तरह छोटे मोटे जो घरेलू जो मामलात होते हैं वो भी नाकाबिले दस्तंदाजी होते हैं, अनटिल अनलेस के पुलिस में आके कोई कंप्लेन ना करे। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, ठीक है, उसमें पुलिस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ काबिले दस्तंदाजी जो जराइम होते हैं वहां पर ही जो है वो पुलिस खुद जाके अपनी कॉग्निजेंस ले सकती है। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज या इंटरवीन कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो कहता है पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, एवरी पुलिस ऑफिसर की, कि अगर कोई इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, काबिले दस्तंदाजी है, तो उसको जाके रोके, यानी किसी को कोई बच्चे को अगवा कर रहा है या किसी को कोई कत्ल कर रहा है तो उसको जाके रोक लेना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 150 है, इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस। कहता है एनी पुलिस ऑफिसर who receives information about the plan to commit cognizable offense must act promptly। अगर किसी पुलिस वाले को ये पता लग गया कि फलां जगह पे बम धमाका होने वाला है और वो लोग वहां पे पुल के नीचे बम लगाने लगे हैं, तो वो क्या करेगा, फौरी तौर पे उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जिससे इसको रोका जा सके। ही मस्ट इन्फॉर्म हिज सुपीरियर ऑफिसर टू होम ही इज सबॉर्डिनेट। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना कि कोई क्राइम जो है वो होने वाला है, कॉग्निजेबल भी है, मिसाल के तौर पे कोई बम धमाका होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ही मस्ट इन्फॉर्म हिज सुपीरियर ऑफिसर टू होम ही इज सबॉर्डिनेट। जिसका भी सबॉर्डिनेट है, ठीक है, तो वो उसको बताएगा। ही मस्ट इन्फॉर्म टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट और इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस। और जिसकी ड्यूटी है ना उस एरिया के अंदर, उसको भी बताएगा। मिसाल के तौर पे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वाला गया हुआ है और वहां पे उसने देखा कि कोई क्राइम जो है वो कमिट होने वाला है, तो वो फौरी तौर पे वहां का जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी बताएगा। और उसके अलावा वो क्या करेगा, जो उसका इमीडिएट बॉस है उसको भी बताएगा और उसे कहेगा कि जी यहाँ पे कोई बच्चे
बच्चे को अगवा कर रहे थे तो मैंने उसको बचा लिया, यानी कि उनके नॉलेज में ये लाजमी लेके आएगा। अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंस, इफ अ पुलिस ऑफिसर नोज ऑफ ए प्लान टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हैज द अथॉरिटी टू एक्ट इमीडिएटली। अगर उसको प्लान पता लग जाए कि कोई जुर्म होने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है, और है भी कॉग्निजेबल, कत्ल किया जाएगा किसी को, या किसी को अगवा करने लगे हैं या बम धमाका करने लगे हैं, तो वो फिर क्या करेगा, वो इमीडिएटली एक्ट करेगा, उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। द ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन इन्वॉल्व विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर और विदाउट अ वारंट। वारंट और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर उस शख्स को क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। दिस इज अलाउड ओनली इफ इट सीम्स नेसेसरी टू प्रिवेंट द ऑफेंस एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी अदर मीन। और ये इस सूरत में सिर्फ अलाउ है कि अगर ये ऑफेंस को रोकने का यही तरीका है, एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी अदर मीन्स, और इसको किसी और तरीके से नहीं रोका जा सकता। मिसाल के तौर पे पुलिस वाला जो है वो कहीं जा रहा है, ठीक है, और उसके सामने एक बच्चे को अगवा करें, तो जारी बात है तो वो उसको रोकेगा। अगर वो रोकेगा नहीं तो किसी और तरीके से हो सकता है कि उनके पास थोड़ा बहुत असला भी हो, तो कोई और लोग जो है वो करीब ना आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो बच्चे को अगवा करके ले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो इमीडिएटली एक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे वो इंतजार नहीं करेगा कि वो वारंट ले या फिर वो पहले से जो है वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले जाके या रिट पिटीशन वगैरह फाइल करवाए। इसके बाद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब A police officer can intervene on his own authority to prevent a harm। को पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो वो उसको रोक सकता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई गटर का ढक्कन चुरा रहा है, किसी ने कोई पार्क के इर्द गिर्द जो है लोहे की फेंस लगी हुई है, तो लोग उसको तोड़ के बेच देते हैं, अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है उसको भी रोक सकता है। दिस अप्लाइज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सरकार की कोई भी चीज है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो उसको बचा सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग द रिमूवल और डैमेज ऑफ पब्लिक लैंडमार्क्स, बॉयज और नेविगेशन मार्क्स। इसमें जो है वो क्या क्या चीजें शामिल है, इसमें जो पब्लिक लैंडमार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लैंडमार्क वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है, निशान वगैरह लगाए होते हैं, बॉयज साइन बोर्ड होते हैं या नेविगेशन मार्क्स होते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें अगर इनको कोई खराब कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उस पे उसके ऊपर अपना जो है वो कोई पेंट कर रहा है, कोई उखाड़ के लेके जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो एक्शन ले सकता है और उनको बचा सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, द ऑफिसर in charge of a police station can enter any place in his station limits without a warrant to inspect or search of weights, measures और weighing instruments। कहते अच्छा, इससे पहले ना ये जो अब तो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ये काम करते हैं, इससे पहले ये जो पुलिस स्टेशन जो एसएचओ है या पुलिस का कोई और ऑफिसर है, उसको भी जो है ये चार्ज दिया होता था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जो है वो कोड है, 1898 का कोड है, तो उस जमाने के अंदर ये अंग्रेज दौर था चूंकि, तो उस जमाने के अंदर जो है ये पुलिस के पास ये इख्तियारात मौजूद थे कि वो वेट और मेजर्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आजकल तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले देखते हैं या मार्केट कमेटी वाले देखते हैं इसको, या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह देखते हैं, लेकिन उस जमाने में ये लोग भी चेक कर सकते थे। तो वो क्या कर सकता है, द ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन किसे कहते हैं, एसएचओ को। एसएचओ स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर, कैन एंटर एनी प्लेस in his station's limit without a warrant to inspect the search of weight, measures and weighing instrument। weight यानी कि वो जो बार होती है 1 किलो की, 2 किलो की, ठीक है, measures हैं कोई उसके अलावा जो वहां पे उन्होंने वेइंग स्केल वगैरह रखा होता है वो, या इंस्ट्रूमेंट कोई और रखा हुआ है, उसको भी वो चेक कर सकता है कि वाकई ये ठीक है, पैमाना इनका ठीक है या नहीं है। इसी तरह से अगर वो किसी पेट्रोल पंप पे जाता है तो वहां भी जाके चेक कर सकता है, लेकिन आजकल पुलिस ये काम नहीं कर रही। This can be done if he has reason to believe that any such item are false or fraudulent। इसका पर्पस क्या है, वो ये देखना है उसने कि इनमें से कोई फॉल्स या फ्रॉडुलेंट चीज तो नहीं है। If false weight, measures और instruments are found, the officer may seize them। अगर उसको कोई ऐसी चीज नजर आती है तो फौरी तौर पे इसको सीज करेगा, ठीक है, सीज का मतलब है अपनी कस्टडी में ले लेगा। He must immediately inform magistrate having jurisdiction अबाउट द सीजर, और फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट को बताएगा, ठीक है, और मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा, उसको जो भी उसने एक्शन लेना है उस पर, उनको फाइन करना है या उनको कोई और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो करेगा। तो बच्चों ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 13, ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो ये आपका इसमें आज के दिन हमने 2 चैप्टर्स जो है वो आपके कवर कर लिए। कौन कौन सा था, पहला जो था वो आपका चैप्टर नंबर 10 था जो कि पब्लिक नॉइसेंस से रिलेटेड था, और दूसरा जो था वो चैप्टर नंबर 13 था जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस से रिलेटेड था। और इसके जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं या रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी दोबारा जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको जो है वो अनाउंसमेंट करता हूँ कि जो बच्चे हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं,
नोट्स लेना चाह रहे हैं, टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो हमारे इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।